हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा पर। आज मैं आपके लिए एक कोरियन टाइम ट्रैवल मूवी लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है टाइम रेनेगेड्स। मूवी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और इस मूवी का प्लॉट भी काफी तगड़ा है, इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर ड्रॉप करना। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज के मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 31, 1982 की रात से। न्यू ईयर का माहौल था और इस माहौल में थे एक कपल जी-वॉन और यून। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। जी-वॉन और यून दोनों टीचर्स थे। जी म्यूजिक पढ़ाता था और यून पढ़ाती थी केमिस्ट्री। इस न्यू ईयर की रात को जी यून को प्रपोज करता है, जिस पर यून हाँ बोल देती है। न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका था कि इतने में एक चोर यून का पर्स चुरा कर भागने लगता है। ये देख जी भी उसके पीछे जाता है। जी चोर को झपटने में कामयाब रहता है और अब जी और चोर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर की तरफ, 31 दिसंबर 2014 की। यहाँ इस टाइमलाइन में हम ली नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। 1983 की जिस गली में जी और वो चोर लड़ रहे थे, 2014 के न्यू ईयर की रात को ली एक क्रिमिनल को वहीं ढूंढ रहा था। यहाँ 1983 में हाथापाई के दौरान वो चोर जी के पेट में चाकू मार देता है। यहाँ 2014 की न्यू ईयर की रात भी जिस क्रिमिनल को ली चेस कर रहा था वो उसे शूट कर देता है। 32 साल अलग होने के बावजूद जी और ली एक ही जगह और एक ही टाइम पर घायल पड़े थे। इन दोनों को अब यहाँ से एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन्हें उसी हॉस्पिटल की एक ही बेड मिलती है, जहाँ दोनों भी मौत को छूकर वापस आ जाते हैं। पर जब इन दोनों को होश आता है तो इनको एक दूसरे की मेमोरीज भी याद होती है। इससे जी और ली दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचकर कि ये अजीब सी मेमोरीज किसकी है और उन्हें ये कैसे याद है। अब अगले सीन में हम 1983 में होते हैं, जहाँ जी अपने टेप रिकॉर्डर पर अपनी और यून की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। यून जी को रिकॉर्डिंग रोकने को बोलती है क्योंकि उसे अपनी खुद की वॉइस पसंद नहीं थी। अगले सीन में यून जी को बोलती है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है और वो जी को प्रॉमिस करती है कि वो अगले जन्म में भी ऐसी ही दिखेगी ताकि जी उसे आसानी से पहचान सके। तभी वहाँ बायोलॉजी टीचर आ जाता है, जिससे इनका गुलू गुलू बंद हो जाता है। इसके थोड़े टाइम बाद जी और यून एक घर खरीद लेते हैं। दोनों वही अपना घर बसाना चाह रहे थे और ये सारी मेमोरीज ली 2015 में अपने सपनों में देख रहा था। ये सपना जल्दी टूट जाता है जब ली का सीनियर ऑफिसर कैंग वहाँ पर आ जाता है। कैंग अब ली को अपने साथ एक ऑपरेशन पर ले जाता है। ऑपरेशन था किसी क्रिमिनल को पकड़ना। वो बड़ी भागदौड़ के बाद इस क्रिमिनल तक पहुँच पाते हैं कि तभी वो पास ही खड़ी औरत को हॉस्टेज बना लेता है। चीफ कैंग इस सिचुएशन में भी शांत रहता है और क्रिमिनल के पैर में गोली मार देता है, पर डायरेक्टली अरेस्ट करने के बजाय कैंग उसकी बॉडी पर एक बुलेट के निशान को ढूंढने लगता है। दरअसल 1980s में एक खूंखार सीरियल किलर एक मर्डर मैराथन पर था। उसने ढेर सारे मर्डर्स किए। कैंग ने उन दिनों में उस सीरियल किलर को पकड़ ही लिया था, जिसके जवाब में उस किलर ने कैंग की वाइफ को अगवा करके मार डाला। जब वो किलर भागने की कोशिश कर रहा था तब कैंग ने उस किलर के पीठ में गोली मारी थी। कैंग तब से जिस भी क्रिमिनल को पकड़ता वो पहले उसकी पीठ चेक करता और वो पिछले 3 दशक से अपनी वाइफ के मर्डरर को ढूंढ रहा है। अब कहानी वापस से 1980s में शिफ्ट होती है। यहाँ जी अपने एक स्टूडेंट को गैम्बलिंग के खतरों के बारे में समझा रहा था। जी अब उस स्टूडेंट को समझाता है कि गैम्बलिंग किसी नशे की तरह है, जिसकी लत अगर लग जाए तो फिर आसानी से छूटती नहीं। इतने में जी नोटिस करता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है। ये अजीब इसलिए था क्योंकि बर्फ साल के इस टाइम पर नहीं पड़ती थी। बर्फ गिरने के लिए अब भी कुछ महीने बाकी थे, लेकिन फिर भी वहाँ बर्फ पड़ रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ 2015 में भी ठीक यही हो रहा था, ऑफ सीजन स्नोफॉल। तभी ली रेडियो पर सुनता है कि इस साल बर्फ जल्दी पड़ने वाली है। रेडियो के अनाउंसमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि ठीक ऐसा ही कुछ साल 1983 में भी हुआ था और तब जी-वॉन नाम के म्यूजिक टीचर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2015 में भी अर्ली स्नोफॉल होगा। उस समय इस चीज का सबने मजाक उड़ाया था, जिससे ली को काफी बुरा लगा। ये सुनकर ली को अपने ड्रीम्स का ख्याल आता है और वो अब ये सोचने लगता है कि जो मेमोरीज वो अपने सपनों में देख रहा है वो किसी और की मेमोरीज है। ठीक यही बात 1983 में जी भी यून से कहता है कि उसे 2015 के किसी पुलिस ऑफिसर के मेमोरीज के सपने आने लगे हैं, जिस पर यून हंसने लगती है कि तभी जी के स्टूडेंट्स अंदर आने लगते हैं। यून उन्हें वहाँ पाकर मजाक में कहती है कि उनके म्यूजिक टीचर को अब फ्यूचर के विजन्स आने लगे हैं, जिस पर बच्चे हंसने लगते हैं। तब जी थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि उन्हें भले ही ये सब मजाक लग रहा हो, लेकिन जिस तरह इस साल अर्ली स्नोफॉल हुई थी
उसी तरह 2015 में भी होगी। जी उन्हें ये भी कहता है कि 2015 में सबके पास एक डिवाइस होगा जिसकी मदद से वो कभी भी किसी से भी बात कर पाएंगे। ना सिर्फ इतना, जी उन्हें ये भी बताता है कि बहुत से लोग तो इसी डिवाइस पर मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा भी देखेंगे। ये सारी बातें तब स्टूडेंट्स को मजाक लगती है, लेकिन हम आज जानते हैं कि जी वान सच बोल रहा था। अगले सीन में हम साल 2015 में होते हैं, जहां ली कोई सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। फुटेज में वो एक लड़की को देखता है जो हूबहू यून की तरह दिख रही थी, जिसे वो रोज अपने सपनों में आजकल देख रहा था। ली अब इस लड़की का पीछा करने लगता है, जहां वो लड़की ये समझ बैठती है कि ली उसका पीछा कर रहा है। वो अब ली को कन्फ्रंट करती है, जिस पर वो कहता है कि वो उस लड़की को अपने सपनों में रोज देख रहा है। इसके बाद वो लड़की उसे एक छपरी समझकर शोर मचाने लग जाती है, जिसके बाद आसपास के लोग आकर ली को धो देते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पब्लिक की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ली सच में एक पुलिस ऑफिसर था। इन सब लोगों को इससे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो ली को बिरयानी खिलाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ खाते खाते ली उस औरत से पूछता है कि कहीं उसका नाम यून तो नहीं है, जिस पर वो नाम में जवाब देती है और कहती है कि उसका नाम तो किम है। वो कहती है वो एक स्कूल टीचर तो है, लेकिन जान हाई स्कूल में नहीं, मिशांग हाई स्कूल में। अगले दिन किम अपने स्कूल में ली के बताए शियांग हाई स्कूल के बारे में पूछती है, जिस पर एक सीनियर स्टाफ कहती है कि कुछ साल पहले इस स्कूल में आग लगी थी, जिसमें सब जलकर बर्बाद हो गया। स्कूल के ओनर्स ने तब इसका नाम बदलकर यांग से मिजांग रख दिया। तब से ये स्कूल मिशांगी कहलाता है। अब किम जाकर स्कूल के पुराने डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, तो उसमें वो एक यून नाम की केमिस्ट्री टीचर को पाती है, जो हूबहू किम की तरह दिखती थी। यानी ली के सपने सच थे। किम अब ये डॉक्यूमेंट्स ली को दिखाती है, जिससे ली को भी पता चल जाता है कि उसे जो सपनों में मेमोरीज दिख रही है वो जी वांग नाम के किसी म्यूजिक टीचर के हैं। ली अब इस मामले की जड़ तक जाने का ठान लेता है। वो अब 1983 के सारे न्यूज़पेपर्स खंगालने लगता है, जिसमें उसे एक जगह साउथ कोरियन फुटबॉल टीम की जीतने की खबर मिलती है। और थोड़े ही महीनों बाद के न्यूज़पेपर में वो एक खबर पढ़ता है, जहां ठीक आधी रात को यांग हाई स्कूल रूफ पर बिजली गिरी थी। ली अब 1983 के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स नोट कर लेता है। इतने में ली का सीनियर कैंग वहां पर आता है और उसे कुछ पुरानी फाइल्स देकर उन्हें डेट वाइज ऑर्डर में स्टोर करने को बोलता है। ली जब पहली फाइल खोलता है तो वो दंग रह जाता है। पहली फाइल थी यून की। पार्क नाम के एक जुआरी ने पैसों के लालच में आकर यून का मर्डर कर दिया था। यहाँ ली जो कुछ भी देख रहा था वो जी भी अपने सपनों में देख सकता था। यून के मर्डर केस वाली फाइल अब जी ने भी देख ली थी। इस बात से परेशान होकर वो यून को इसके बारे में बताता है, जो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। जी ने अपने सपने में साउथ कोरियन फुटबॉल टीम को जीतते हुए देखा था। ये मैच अब बस होने ही वाला था। अब मैच खत्म होता है और साउथ कोरियन टीम वो मैच जीत जाती है। यानी कि यून की जान अब सचमुच खतरे में है। जी अब जल्दी से भागता है और पार्क के जुए के अड्डे पर पहुंचता है। पार्क की फोटो जी ने अपने सपने में देख ली थी। जी अब पार्क को समझाने के इरादे से उसकी ओर आगे बढ़ता है। पार्क ये समझ बैठता है कि जी उसका एक और लेनदार है। इस गलतफहमी की वजह से पार्क वहां से भागने लगता है और जी उसका पीछा करता है। भागते भागते पार्क यून से टकरा जाता है, जो एक वेडिंग ड्रेस शॉप से बाहर निकल रही थी। इस टक्कर में यून के बैग से ढेर सारा कैश बाहर गिर जाता है, जिसे पार्क देख लेता है। पार्क वो कैश देखकर अंधेरी गलियों में गायब हो जाता है। जी अब उसे बहुत ढूंढता है, पर उसे पार्क नहीं मिलता। तभी जी को न्यूज़पेपर आर्टिकल से याद आता है कि पुलिस को यून की बॉडी एक पब्लिक टॉयलेट में मिली। इसलिए वो सीधा सुलभ शौचालय में घुस जाता है, वो भी लेडीज वाले। वहाँ उसे यून की बॉडी मिल जाती है। बाथरूम के बाहर निकलते ही पुलिस ने पार्क को पकड़ लिया था और हिरासत में ले लिया था। यून के मरने से जी पूरी तरह टूट जाता है और अब हमें ये पता चलता है कि पार्क दरअसल उसी लड़के का बाप है, जिसे जी शुरू में गैम्बलिंग के नुकसान के बारे में समझा रहा था। वो लड़का अब जी के पास आकर कहता है कि भले ही उसका बाप एक नंबर का जुआरी है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। पर जी अपने गम में इतना डूब चुका था कि उसने शायद उस लड़के की बात सुनी भी नहीं होगी। यह सब कुछ भले ही 1983 में हो रहा हो, ली यह सब 2015 में अपने सपनों में देख रहा था। ली ने अपनी आंखों से यून के मर्डर को देखा था। ये सारी बातें वो अब किम को बताता है। किम अब ली को जियांग स्कूल में लगी हुई उस आग के बारे में बताती है, जिसके बाद उस स्कूल का नाम बदलकर मिशांग कर दिया गया था। इस एक्सीडेंट में यून के सारे स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। यहाँ दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं, जिसके हाथ में जी का टेप रिकॉर्डर था। कैंग अब वही टेप सुनने लगता है।
जिसे जी ने रिकॉर्ड किया था। यहाँ दूसरी तरफ ली अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देता है, जिसमें उसे एक मास्क मिलता है जिसे किलर ने यूज किया था। ली को अब ये भी पता चलता है कि उस आग में यून के 5 स्टूडेंट्स बच गए थे, लेकिन इन 5 स्टूडेंट्स का बाद में मर्डर हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह यून का हुआ था। इसके थोड़े टाइम बाद पार्क भी मर गया। पुलिस ने सारा इल्जाम पार्क पर थोपकर पूरा केस ही दबा दिया। लेकिन यहाँ 2015 में ली समझ जाता है कि किलर पार्क नहीं बल्कि कोई और ही है। ये सब कुछ जी अपने सपने में देख लेता है और उसे भी लगता है कि पार्क वो खूनी नहीं है। अगले दिन वो पार्क से मिलने जेल जाता है और उससे पूछताछ करता है। पूछताछ में उसे पता चलता है कि उसने यून को नहीं मारा, उसने बस उसके पैसे लिए थे और भागने की कोशिश की थी। पार्क अब जी को बताता है कि जब उसने यून को बाथरूम में देखा तो किलर ने ऑलरेडी उसका गला काट दिया था। जी को अब समझ आता है कि उसके स्टूडेंट्स की जान अब खतरे में है, इसलिए वो अब 2 बड़े फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर स्कूल पहुंच जाता है। पर तब तक किलर ने स्कूल में आग लगा दी थी, लेकिन जी टाइम पर आकर आग बुझाकर बच्चों को बचा लेता है। इस चेंज की वजह से 2015 में भी चेंजेस होने लगते हैं। आग के बुझ जाने की वजह से स्कूल को रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और ना उसका नाम बदलता है। इसकी वजह से ली स्कूल के स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने बदलता देखता है। ली को अब समझ में आने लगता है जिस तरह वो जी की मेमोरीज को अपने सपनों में देख सकता है, उसी तरह जी भी ली की इन्वेस्टिगेशन को अपने सपनों में देख सकता है। इसी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स को बचा पाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी अपने रिंग को एक लॉक के पास रख देता है, जिसे 2015 में ली देख सकता था, यानी कि इन दोनों ने मिलकर पास्ट को बदल दिया था। ये सारी बातें ली किम को बता रहा होता है, जो ड्राइव कर रही थी। किम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उन्होंने मिलकर बहुत से लोगों की जान बचा ली। इसके बाद ली किम को अपने घर डिनर पर बुलाता है, जिस पर किम खुशी खुशी मान जाती है। ली अब किम का वेट करने लगता है, पर किम आती ही नहीं। अगली सुबह ली को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि पुलिस को किम की कार एक तालाब में मिली है, पर कार में किम नहीं थी। पुलिस अब किम की कार बाहर निकालकर उसका डैश कैम चेक करती है। फुटेज में हम देख पाते हैं कि किसी मास्क पहने हुए आदमी ने किम को किडनैप कर लिया था। एक बात साफ थी, ये आदमी ही 1983 में यून का खूनी भी था होगा, जिसने स्कूल जलाकर कई स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश की थी। कैंग ली को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है कि वो उस किलर को पकड़ के रहेंगे। यहाँ ली ये सोचकर गुस्सा हो रहा था कि अगर पुलिस ने 1983 में ही उस किलर को पकड़ लिया होता तो आज किम सेफ होती। यहाँ 1983 में जी को अपने सपने में किम की किडनैपिंग दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वो किलर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो सोचता है कि अगर वो उस किलर को 1983 में ही पकड़वा देते तो 2015 में ये सब नहीं होता। जी को अब याद आता है कि स्कूल में लगी आग में 5 स्टूडेंट्स बच गए थे। जी को पता था कि इनमें से किलर किसे पहले टारगेट करेगा। वो अब मर्डर वाली लोकेशन पर जाकर एक कबर्ड में छुप जाता है। जैसे ही लड़की वहां आती है, किलर उस कमरे में जहरीला गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से जी भी बेहोश होने लगता है। यहाँ 2015 में ली भी अपने सपने में ये सब देख सकता था। वो जी को अपने सपने के थ्रू किलर के चेहरे को देखने को बोलता है। जी हिम्मत करके कबर्ड से बाहर निकलकर किलर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसने उस लड़की को मार दिया था और भागने लगा था। तभी जी कांच का एक टुकड़ा उठाकर किलर की तरफ फेंकता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद भी किलर नहीं रुकता और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो शीना नाम की लड़की से टकराता है, जिसे उस किलर ने पिछले टाइमलाइन में मार दिया था। वो उसे भी मारने ही वाला था कि जी वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। उस दिन स्कूल में एक इवेंट था, जहां लोग अपना कोई आइटम या मैसेज एक टाइम कैप्सूल में डाल रहे थे, जिसे वो 2003 में ओपन करेंगे। किलर ने भी मौका देकर अपना मर्डर वेपन उस टाइम कैप्सूल में डाल दिया था। जी उस किलर को बहुत ढूंढता है, पर वो स्टूडेंट्स के भीड़ में गायब हो गया था। जी के हाथ लगता है तो बस एक मास्क, पर इससे पुलिस को जी पर शक होने लगता है। पुलिस जी को अरेस्ट करने ही वाली थी कि वो वहां से भाग निकलता है। जी को भागने में उसका वही स्टूडेंट मदद करता है जिसे जी ने गैम्बलिंग पर लेक्चर दिया था। वो जी को अब एक सेफ स्पॉट पर ले जाता है। ली 2015 से ये सब कुछ अपने ड्रीम्स के थ्रू देख सकता था। अगले सीन में ली कैंग से मिलकर कहता है कि वो सीरियल किलर जिसने यून को मारा था और वो आदमी जिसने किम को किडनैप किया है, वो एक नहीं हो सकते। इस पर कैंग कहता है कि अगर 32 साल पहले किसी ने उस किलर को निपटा दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर ली को लगने लगता है कि शायद कैंग भी ऐसा कुछ जानता है जो वो उससे छुपा रहा है। कहानी अब वापस 1983 में शिफ्ट होती है, जहाँ जी अपने स्टूडेंट को
अपनी बेगुनाही का सबूत देने लगता है, जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि उसे अपने टीचर पर भरोसा है। जी अपने स्टूडेंट को अपना टेप रिकॉर्डर देता है और कहता है कि उसने सब कुछ इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया है, वो अगर इसे सुन लेगा तो उसे सब समझ आ जाएगा। जाते जाते जी अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर वो उस सीरियल किलर को पकड़ने में फेल हो जाए तो उसे ही अपनी म्यूजिक टीचर का मिशन पूरा करना होगा। जी अब उसे 2015 में होने वाली किम नाम की लड़की की किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उस लड़की को बचाएगा, क्योंकि शायद जी को भी मालूम था कि किम और यून में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ 2015 में ली भी किम के किडनैपिंग की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेता है। उसे किडनैपर ने किडनैप करके उस लोकेशन के जंगल में छुपाया था। किडनैपर जब किम के पास आता है तो किम आसानी से उससे बचकर भाग जाती है और हमें भी ऐसा लगता है कि ये किडनैपर वो किलर नहीं है, क्योंकि उसने किम को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। भागते भागते किम किडनैपर का फोन चुराने में कामयाब रहती है, जिसकी मदद से वो ली को कॉल करती है। किम उसे बताती है कि वो जंगल से होते हुए एक टनल तक पहुंच चुकी है। ली भी अब टनल के पास पहुंचता है। ली किम को नहीं देख पाता, पर किम ली को देख सकती थी। पर जब तक ली किम को स्पॉट कर पाता, किलर आकर किम को कार से उड़ा देता है और वो स्पॉट पर मर जाती है। इससे ली को गहरा झटका लगता है। यहाँ 1983 में भी जी ये सब कुछ देख पा रहा था। जिस शीना को किलर जी के सामने मारने वाला था, वो सड़क पर चलते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी उसके बायोलॉजी सर उसे लिफ्ट देते हैं। रास्ते में बायोलॉजी टीचर शीना से पूछता है कि क्या उसने उस सीरियल किलर का चेहरा देखा है, जिस पर वो ना कहती है, पर साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने उस किलर की आंखें देखी है जो वो कभी नहीं भूल सकती। जब शीना अपने बायोलॉजी सर की आंखें देखती है तो वो समझ जाती है कि यही वो सीरियल किलर है। उसके हाथ पर लगी चोट का निशान जिसे जी ने दिया था, वो भी इस बात को कंफर्म करता है। यहाँ 2015 में किम के मरने से ली काफी दुखी था। ली अब ऑफिस जाकर जिस फोन से किम ने उसे कॉल किया था उसके डिटेल्स निकालता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि कैंग का था। ली अब सीधा कैंग के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि ऑफिसर कैंग यून के केस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जैसे उस पर जुनून सवार था इस केस को सॉल्व करने का। अब अचानक कैंग के फोटो से उसकी वाइफ गायब होने लगती है और अब हमें पता चलता है कि कैंग की वाइफ और कोई नहीं बल्कि शीना है। तो फिर कैंग कौन है? कैंग वही लड़का है जिसने जी को पुलिस से बचाया था, यानी कि जी का स्टूडेंट इतने सालों बाद भी अपने म्यूजिक टीचर से किए वादे को वो निभा रहा था। जब ली पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है तो पाता है कि शीना की जान खतरे में है। बायोलॉजी टीचर का नेक्स्ट टारगेट अब वही थी। यही वजह है कि शीना फोटो से गायब हो रही थी। अब ली अगले सीन में कैंग का सामना करता है और पूछता है कि उसने किम को क्यों मारा, जिस पर कैंग कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, वो तो बस अपने सर से किए वादे को निभा रहा है। इससे पहले कि किलर किम को मार पाता, कैंग ने ही उसे किडनैप कर लिया था और एक सेफ हाउस में छुपा दिया था, लेकिन वो वहां से भाग निकली और सीधा किलर के हाथों मारी गई। कैंग अब कहता है कि उसके म्यूजिक टीचर जी हुआन ने उसे कई बातें बताई जो फ्यूचर में सच साबित हुई। कैंग कहता है कि जी ने यून के पुनर्जन्म के बारे में भी बताया था, जो किम के रूप में होगा। अब हम फ्लैशबैक में देख सकते थे कि कैंग बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और जब जियांग हाई स्कूल के टाइम कैप्सूल में एक मर्डर वेपन मिलता है तो उसके बेसिस पर वो किलर के काफी करीब पहुंच जाता है। पर इस बीच किलर ने कैंग की वाइफ शीना को किडनैप कर लिया और फिरौती में उससे वो मर्डर वेपन मांगा। कैंग के ऐसा करने के बावजूद किलर ने शीना को मार दिया। जवाब में कैंग ने भी किलर की पीठ में गोली मार दी, पर वो बच निकला। कैंग ने कई सालों तक किम का वेट किया और जब वो खतरे में थी तो कैंग ने ही मास्क पहनकर उसे किडनैप कर लिया ताकि उसे बचाया जा सके। पर किम के नसीब में कुछ और ही लिखा था। ली का शक अब भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। वो अब कैंग के करीब जाता है। कैंग अब ली की गन पकड़कर सीधा जी हुआन से बात करता है, अपने म्यूजिक टीचर से। उसे पता था कि वो ये सब अपने सपने में जरूर देखेगा। वो अब जी से कहता है कि उसे कैंग को 1983 में ही मारना होगा, वरना शीना और किम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद कैंग ली के सामने ही खुद को शूट कर लेता है। जी ये सब अपने सपनों में देख सकता था और काफी सोचने के बाद एक बच्चे को ना मारने का डिसाइड करता है। अब जी को स्कूल में शोर सुनाई देने लगता है। रात का टाइम था और तेज बारिश हो रही थी। शीना को किलर ने किडनैप करके स्कूल में ही छुपा दिया था। जी अब सीधा इस किलर से भिड़ जाता है और उसका मास्क हटाने में कामयाब रहता है। किलर वही बायोलॉजी टीचर था। उसने यून को इसलिए मारा
क्योंकि उसने स्कूल के बायोलॉजी लैब से इक्विपमेंट चुराकर बेचने की कोशिश की थी, जिसे यून ने देख लिया था। पकड़े जाने के डर से न सिर्फ उसने यून को मार दिया, बल्कि उसने उसके ही स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा। इस हाथापाई में बायोलॉजी टीचर जी को ऑलमोस्ट मार ही देता कि तभी कैंग वहां पर आकर जी को बचा लेता है। कैंग और जी मिलकर बायोलॉजी टीचर को काफी कमजोर कर देते हैं, पर आखिर में वो जी के पेट में छुरा मारने में कामयाब रहता है। इनकी लड़ाई अब रूफ टॉप पर पहुंच चुकी थी। बायोलॉजी टीचर जी पर भारी पड़ रहा था कि तभी जी को 1983 की वो रात याद आती है जब 12 बजे एक लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली थी। जी अब उस किलर को रूफ टॉप के लाइटनिंग रॉड में फंसा देता है। जैसे ही 12 बजते हैं, बिजली सीधा लाइटनिंग रॉड पर पड़ती है, जिससे किलर तंदूरी चिकन बन जाता है। कैंग और शीना जो यहाँ बचे थे, जल्दी से मरते हुए जी के पास पहुंचते हैं। मरते मरते जी कैंग से कहता है कि बोला था ना कि तुझे और तेरी होने वाले वाइफ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर कैंग और शीना दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और जी के मरने पर बहुत ज्यादा रोते हैं। इतना बड़ा चेंज होने की वजह से 2015 में भी बड़े बड़े चेंजेस होने लगते हैं। ली भी अब नर्वस होकर अपने आसपास चेक करता है तो पाता है कि किम और कैंग दोनों अब भी जिंदा है। ली अब कहता है कि उसे काम पर जाना होगा। ली को अब भी पता नहीं था कि टाइमलाइन में चेंजेस की वजह से ली और कैंग दोनों भी अब टीचर्स हैं। इत्तेफाक से ली और किम वही घर लेते हैं जो जी और यून ने लिया था, और एंड में हमें पता चलता है कि जी का भी पुनर्जन्म हुआ है और वही ली है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देख लेते हैं। पहला है आयुष्मान पांडे, सेकंड है नताशा मजगोत्रा, थर्ड है मिस्टर अयान 89 और फोर्थ है सचिन बाबा O2F, फिफ्थ है रिंटू मजूमदार और सिक्स्थ है तमन्ना शेख, सेवंथ है इम्पोस्टर 1128 और एट्थ है डॉक्टर समीक्षा गुड़गे। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।